नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ अति महत्वपूर्ण एवं अति संभावित प्रश्नों के साथ मैं आपका दोस्त मनीष ओझा आपके ही चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो प्रीवियस सीरीज़ थी उनका एक बार रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए दिए थे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथियों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर जुड़िए और आप अपनी क्वेरी वहाँ पर पोस्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उन्हें ज्वाइन कीजिएगा। और इसके अलावा जो हमारी प्रीवियस सीरीज़ थी जीएस के, हमारे तीन वीडियो आ चुके हैं, उन तीनों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। आप प्लीज़ सभी को रिवाइज़ कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी वीडियो आप ऑनलाइन देखते हैं, मैं आपसे अपेक्षा रखूँगा कि आप सभी का नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमारे चैनल का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। चलते हैं रिवीजन के लिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न जो कि हमने प्रीवियस सीरीज़ में डिस्कस किए थे, इन क्वेश्चन की अगर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत या फिर जो मेरे एफ़र्ट हैं अगर आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं या फिर आपका कोई भी दोस्त किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, आप उनके साथ शेयर कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि चैनल में जुड़े। साथ साथ हमारे जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं पुनरावृत्ति सीरीज़ में। पहला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो आंसर है अरविंद घोष, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, उदारवादी नीति से संबंधित समाचार पत्र लीडर। उसमें कई सारे समाचार पत्र थे। जब हमने प्रश्न किया था तो हमने हर एक समाचार पत्र के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। तीसरा प्रश्न इसमें है, नंद वंश के पश्चात मगध में मौर्य वंश का शासन होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि नंद वंश के बाद या फिर जो मगध में एक शासन की जो श्रृंखला होती है कि पहले कौन शासन आया था, स्टार्ट विद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एंड मौर्य वंश, ठीक है ना। तो ये जो श्रृंखला थी हमने सारी डिस्कस की थी, ठीक है ना। इनसे संभावित जो भी प्रश्न थे हमने सारा उसमें डिस्क्राइब किया था। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त। साथ साथ हमने कई सारे जो लेखक थे उनकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया? तो उसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। अगला प्रश्न था, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यों की संख्या तो 12 होती है, ठीक है ना। भारत में अभ्रक उत्पादन करने वाले राज्यों का क्रम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ये तो अभ्रक के लिए हो गया। साथ साथ हमने उसमें आपसे तांबा, लोहा, कोयला, मैग्नीज़, ठीक है ना। सो मोस्टली जो जितने भी इम्पॉर्टेंट खनिज होते हैं उनके लिए हमने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। मेरी आशा है कि अगर आपसे खनिज संबंधी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उस सीरीज़ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। साथ ही मेरा प्रयास ये होता है कि जब भी हम कोई प्रश्न डिस्कस करते हैं, भले ही प्रश्नों की संख्या कम हो, परंतु अगर आप किसी भी प्रश्न की डीप स्टडी करते हैं तो उससे संबंधी अगर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मेरे वीडियो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। आपसे अपेक्षा होगी कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन था कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। मानव प्लीहा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रुधिर आयतन का नियंत्रण करना होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ कवि हैं, कुछ लेखक हैं, लाइक कि महादेवी वर्मा, इनका जो जन्म स्थान है फर्रुखाबाद है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का इनका जन्म स्थान रायबरेली उत्तर प्रदेश है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जिन्होंने मैला आंचल नामक पुस्तक लिखी थी, उनका जन्म स्थान बिहार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका। तो उसका आंसर हंस, उन्होंने हंस नाम की पत्रिका संपादित की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें था कि अंतर्राज्य परिषद का संबंध किस आयोग से है? तो उसके लिए जो आंसर है वो सरकारी आयोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो उसका आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। नाबार्ड संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे उस वीडियो में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का महाविभाजक काल किसे कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। रीज़न क्या था? मैंने बताया था आपको, प्लेग का रीज़न था और उससे जनसंख्या में काफ़ी कमी आई थी, ठीक है ना। तो ये हमारे पुनरावृत्ति क्वेश्चन थे। साथियों, मैं अपेक्षा रखूँगा कि आप प्रॉपर इसके लिए नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, और टाइम टू टाइम अपने रिवाइज कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको गृह कार्य के लिए दिए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है?
पूर्वी घाट की, तो उसकी है उसकी है जिंदा घारा पीक। जिंदा घारा पीक, ठीक है ना। अगर बात करते हैं जिंदा घारा पीक की ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है आई थिंक 19,990 मीटर। हाँ, ठीक है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की बात हुई है, तो अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का मैप ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। तो ये पार्ट जो होता है ये वेस्टर्न घाट होता है और ये पास ईस्टर्न घाट होता है, ठीक है। एक यहाँ पे डिफरेंस आपको नोट करना होगा कि यहाँ पे इस रीजन पे जो पहाड़ियाँ होंगी वो सारी पहाड़ियाँ उनका एक क्रमबद्ध है, ठीक है। यानी कि मतलब वो सारी पहाड़ियाँ क्रमबद्ध पहाड़ियाँ, और कई सारी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, ठीक है ना। तो कई सारी नदियाँ, तुंगभद्रा हमने डिस्कस भी किया, जो हमारी प्रीवियस सीरीज़ है उनमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया है। लेकिन अगर हम इस साइड की पहाड़ियाँ घाट को देखें, जैसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं वो क्रमबद्ध नहीं है, ठीक है ना। वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूड है, ठीक है ना। तो कोई पहाड़ी यहाँ पे है तो कोई पहाड़ी यहाँ पे है, तो उनके बीच में जो क्रमबद्धता है वो नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने बात की इसकी सबसे ऊँची पहाड़ी की, तो उसकी सबसे ऊँची पहाड़ी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची पहाड़ी है अनाईमुड़ी, ठीक है ना, अनाईमुड़ी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊँची पहाड़ी हमने बताया आपको जिंदाधारा पीक 1990 मीटर है, ठीक है ना। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा गया कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं। मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं इसको, सह्याद्री, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चन में कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। सो आई थिंक इससे रिगार्डिंग हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है जी। सो हाँ, एक क्वेश्चन और था कि प्रेमचंद्र जो उपन्यासकार हैं उनका जन्म स्थान क्या था, ठीक है। तो उनका जन्म स्थान मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था और आप में से आई थिंक 2 लोगों ने कमेंट भी किया है, ठीक है। सो उनका जन्म हुआ था वाराणसी। अगर पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो लम्ही नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था, ठीक है जी। सो ये हो गए हमारे होमवर्क सीरीज़। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो लगी हुई है मनमोहन सिंह जी की, तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। इसका आंसर सही है मनमोहन सिंह जी, ठीक है ना। तो इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जो आर्थिक सुधार हुआ है, ठीक है ना, या फिर आपको नाम देगा एलपीजी पॉलिसी कब आई, ठीक है। तो इसका आंसर है 1991, ठीक है। तो इन्होंने जो आर्थिक सुधार किया है वो 1991 में हुआ है, ठीक है ना। अब ये एलपीजी वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला नहीं है, ठीक है ना। सो अगर आपसे इसका कोई फुल फॉर्म पूछे कि जो आर्थिक सुधार से संबंधित एलपीजी है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होगा लिबरलाइजेशन, एल से लिबरलाइजेशन, पी से होगा प्राइवेटाइजेशन और जी से होगा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। सो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना होकर के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया, लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया, तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के पिता, ठीक है ना। वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखे थे, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है जी। अब और बात करते हैं कि ये क्यों हुआ था ये आर्थिक सुधार 1991 में। तो उसके पीछे एक रीज़न है कि लाइक 1991 की अगर हम पहले की बात करें तो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, ठीक है ना। और ये जो आर्थिक सुधार हुआ इसे हम एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ कई जगह आपको मिलेगा कि लाइसेंस राज की समाप्ति, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस आर्थिक सुधार को लाइसेंस राज की समाप्ति के रूप में जाना जाता है, तो उसका भी आंसर यही होगा 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लाइसेंस राज की समाप्ति, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या था कि इस समय मतलब अगर हम बात करें 1990 के दशक की, तो इस समय हमारे जितने भी फॉरेन रिजर्व थे वो ख़त्म हो गए थे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी वो सही नहीं थी, ठीक है। तो हमारे जितने भी फॉरेन रिजर्व थे वो सारे ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बात करते हैं फॉरेन रिजर्व की, फॉरेन रिजर्व में क्या क्या होता है। तो फॉरेन रिजर्व में बेसिकली पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गोल्ड रिजर्व का होता है, यानी गोल्ड रिजर्व, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आता है एसडीआर, और एसडीआर से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
पहली चीज़ तो SDR का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कई सारे एग्ज़ाम में। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ड्राइंग आर से राइट्स, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स। थोड़ा सा राइटिंग इसमें नहीं बन पाती है, ठीक है। SDR संबंधित किससे है? IMF से, ठीक है ना। अब क्या हुआ था, इस एक छोटी सी कहानी है और उससे उस कहानी के पीछे एक दो क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्या हुआ था कि हमारे जितने भी फॉरेन रिजर्व थे ख़त्म हो गए थे, हम IMF के पास गए। तो IMF ने कुछ हमारे पास कंडीशन रखी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन थी कि हमें अपनी मुद्रा को अवमूल्यन करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस बजट सत्र में या वित्तीय वर्ष में मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन हुआ, तो 1991 और 92, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी है कि मुद्रा का जो अवमूल्यन है 1991 और 92 में 2 बार किया गया था, ठीक है ना। इसमें 2 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। साथ साथ बात करते हैं IMF की। सो IMF की इस समय जो प्रेसिडेंट है वो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा है, ठीक है ना। और आपको आपके लिए गृह कार्य क्वेश्चन होगा कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए गृह कार्य में होगा, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है ना। सही क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और एक बार UPSC में पूछा गया है कि जो SDR होता है, SDR में किन कंट्रीज़ की करेंसी शामिल है, ठीक है। सो पहला इसमें बेसिकली 5 कंट्रीज़ हैं, आपको जो याद रखना है, ठीक है। सो पहला है US डॉलर, ठीक है। दूसरा है इसमें यूरो, ठीक है ना। थर्ड है इसमें येन, और फोर्थ है इसमें पाउंड स्टर्लिंग, और फिफ्थ है चाइनीज़ युआन। चाइनीज़ युआन को 2015 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। सो आई थिंक 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी करेंसी SDR में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपको मालूम होगा तो बेसिकली आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आई थिंक इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट बनते थे हमने सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा और आपको उसको टाइमली उसका आंसर किया जाएगा। साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप अपने डाउट शेयर कीजिए, वहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, आपको टाइमली रिस्पॉन्स देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। लास्ट सीरीज़ में हमने बात की थी अभ्र के बारे में, और उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग हमने कई सारे मिनरल्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मिनरल्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आंसर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि लाइक हमने इसमें कॉफ़ी की बात की है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तो आंसर सभी को मालूम होगा। सो इस क्वेश्चन के जरिए हम डिस्कस करेंगे कि और भी जो हमारी नकदी फसलें होती हैं उनका उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको एक मैप लगा रखा है जो कि बेसिकली कॉफ़ी के उत्पादन को दर्शाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कॉफ़ी का उत्पादन हमारे इस एरिया में होता है, साथ साथ कुछ मात्रा में यहाँ पे भी होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा जूम करूँगा मैं, सो दैट कि आप इसको समझ सकें। ये देखिए, तो अगर बात करें कॉफ़ी के उत्पादन में, तो कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटका फर्स्ट पे, जो कि टोटल प्रोडक्शन का अराउंड 70% कर्नाटका से ही होता है, ठीक है ना। कर्नाटका के बाद है केरला, ये देख सकते हैं यहाँ पे केरला, और उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। सो फर्स्ट में आता है कर्नाटक, सेकंड है केरला, और थर्ड है तमिलनाडु। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कॉफ़ी का। अब बात करते हैं चाय से रिगार्डिंग कि भारत में चाय का उत्पादन बेसिकली किस स्टेट में होता है।
एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है ना, अब बात करते हैं चाय के लिए। तो अगर हम चाय की बात करें तो चाय में सबसे पहला स्थान आता है आसाम का। आसाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड आसाम। आसाम के बाद है दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, और थर्ड प्लेस है तमिलनाडु का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉफ़ी में भी और चाय में भी तमिलनाडु तीसरे स्थान पे ही था। ठीक है ना, अब बात करते हैं जूट की। तो जूट में पहला स्थान सभी को मालूम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरे पे है बिहार और तीसरे पे आसाम। ठीक है ना, हम ये सारे ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इनको सुमेलित कीजिएगा। ठीक है ना, सो उस कंडीशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। करते हैं बात गन्ना की। गन्ना में उत्तर प्रदेश है प्रथम, फिर है महाराष्ट्र और तीसरा स्थान कर्नाटक का। ठीक है ना, ये गन्ना का हो गया। ठीक है, साथ ही गन्ना से एक दो फैक्ट और पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो उसका आंसर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। और गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। ठीक है ना, सो आई थिंक इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग हमें सफिशिएंट जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट से बनेंगे। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वित्त आयोग के गठन से, दूसरा है संविधान संशोधन से, तीसरा है आपातकालीन उपबंध से और चौथा है निर्वाचन आयोग से। सो आई होप आपने अपना आंसर कर दिया होगा इसमें। ठीक है ना, तो इसका बेसिकली आंसर है, अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 368 है संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अब बात करते हैं और भी कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं। वित्त आयोग, अगर हम बात करें वित्त आयोग तो इसके लिए जो आर्टिकल है 280। ठीक है ना, अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें आपातकालीन उपबंध, इसको बाद में देखते हैं क्योंकि इसमें तीन ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो 324, आर्टिकल 324। अब बात करते हैं हम आपातकालीन उपबंध की। ठीक है ना, सो आपातकालीन उपबंध में अगर देखें हम तो इसमें सबसे पहला है 352 जो इसके लिए आर्टिकल है, इस ऑप्शन के लिए 352। फिर इसमें 4 का अंतर करते हैं 356। ये राज्यों में संवैधानिक विफलता पर राष्ट्रपति शासन की बात करता है। और फिर इसमें हम 4 का अंतर करेंगे, सो हो जाएगा 360। ठीक है, 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से। वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कब लगा है, तो उसके लिए आंसर होगा कभी नहीं। ठीक है ना, और कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, देखो हमें सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने होते हैं, तकरीबन 395 आर्टिकल है। ठीक है, तो हमें सारे याद नहीं करने होते, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक तो है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक से क्वेश्चन पूछते हैं। वित्त विधेयक हो गया, इसके लिए जो आर्टिकल है 117। और धन विधेयक, धन विधेयक है 110। ठीक है ना, सो मोस्टली यही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखें तो आपको इन्हीं से क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है जनगण मन को, जो कि भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब गाया गया। ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और अगला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। ठीक है, सो आई होप इसमें आपने आंसर कर दिया होगा। और इसका जो आंसर है 27 दिसंबर 1911। ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट या फिर इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्यों रखा उसके पीछे एक रीज़न है।
उसके पीछे रीज़न बेसिकली ये है कि हमें जो इस क्वेश्चन पर डाउट होता है कि एक होता है हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय गान की बात हुई है, तो जब भी राष्ट्रीय गान की बात आए यानी जनगण मन की बात आए तो 27 दिसंबर 1911, ठीक है। और अगर राष्ट्रीय गीत की बात आती है तो राष्ट्रीय गीत किया गया था, राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया था 1896 में, हाँ 1896 में, ठीक है ना। तो अगर आपसे राष्ट्रीय गान की बात करेगा तो उसका आंसर होगा 27 दिसंबर 1911। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करता है जो कि वंदे मातरम है, वंदे मातरम 1896 में। और ये दोनों जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1911 में जिस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका आंसर है विशन नारायण धर, विशन नारायण धर, नारायण धर। और अगर हम बात करें 1896 की, तो यहाँ पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था और साथ ही साथ कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी के जो धन निष्कासन थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना। तो 1896 से दो क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था सर्वप्रथम, तो उसके लिए जो आंसर होगा 1896 होगा। और अगर पूछे कि किस अधिवेशन में गाया गया था तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। और उसमें एक दूसरा फैक्ट है कि दादा भाई नौरोजी का जो धन निष्कासन का सिद्धांत था कांग्रेस ने सर्वप्रथम उसको रिकॉग्नाइज़ किया था, ठीक है ना। और अगर बात करें हम 1911 की, तो 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान गाया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर ने, और इसका जो सम्मेलन हुआ था ये भी कलकत्ता में ही हुआ था, ठीक है ना। सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली इस क्वेश्चन से आपको दो चीज़ें मालूम पड़ेंगी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो कि वर्ष 1991 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? सो आप में से कई लोग इसका आंसर जानते होंगे और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक, ठीक है। यानी कि 2026 तक हमारी लोकसभा की सीटें ना तो घट सकती हैं और ना ही बढ़ सकती हैं, ठीक है। इसका एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो सीटों की संख्या है जो निर्धारित की गई है वो किस जनगणना के आधार पर किया गया है, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा 1991, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रखने के पीछे बेसिकली मेरा यही मोड होता है कि आप इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखें, ठीक है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समवर्ती सूची का है, ठीक है। सो सूचियों से संबंधित हम काफ़ी सारे फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाइक निम्नलिखित में से किस या कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, ठीक है। तो ऑप्शन है कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो आप सभी जानते होंगे कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। शिक्षा बेसिकली अगर बात करें तो 1975 के पहले ये राज्य सूची का विषय था, ठीक है ना। और यहीं पे होता है 42वां संविधान संशोधन, जिससे शिक्षा को समवर्ती सूची में रखते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं सूची की। सो हमारे संविधान, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मूल रूप से 8 सूचियाँ थी। अब कितनी हैं? अब 12 हैं। सो एक छोटा सा मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सी सूची किससे संबंधित है, ठीक है। बात करते हैं पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची हमारी बात करती है कि भारत में भारत में राज्य या फिर केंद्र शासित राज्यों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि आज की डेट में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। और आई होप आप इसका आंसर करेंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और अगर आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है, तो आप इसको गूगल कीजिएगा, या फिर अगर आप गूगल भी नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। तो पहली सूची ये हो गई। बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। सो दूसरी अनुसूची बेसिकली बात करती है कि भारत में जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते की,
तीसरी अनुसूची बात करती है ये जो पदाधिकारी है उनकी शपथ के बारे में, ठीक है ना। और चौथी अनुसूची बात करती है राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, ठीक है। बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। तो पांचवी और छठवीं एक साथ लेके चलते हैं। पांचवी अनुसूची बात करती है भारत ने अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रशासन से, ठीक है ना। और अगर हम छठी की बात करें तो ये बेसिकली जनजातियों के प्रशासन की बात करता है, ठीक है। और उसके लिए पर्टिकुलर कुछ स्टेट हैं, तो मैप में देख लेते हैं। अगर हम भारत के पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर का मैप हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रहा, ठीक है ना। सो मैं आपको समझाने के लिए इसमें बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर देखें तो हम असम की लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है ना। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। सो ये जो स्टेट है इनके जनजातीय प्रशासन की बात करता है अनुसूची 6। सातवीं अनुसूची की बात की हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो है बेसिकली केंद्र और राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा करती है, ठीक है। बात करते हैं विषय की। सो स्टार्टिंग में जब ये हमारा संविधान बना था तो उस समय केंद्र में 97 सब्जेक्ट थे और आज है 100, ठीक है ना। बात करें राज्य में, सो राज्य में उस समय 66 थे और आज है 61, ठीक है ना। अगर बात करें समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है कि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जिन पे स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस सिचुएशन में जो सेंटर का कानून होगा वो मान्य होगा, ठीक है ना। जैसे शिक्षा है, अगर शिक्षा संबंधी आप देख सकते हैं कई सारे स्टेट हैं जिनके अपने अलग रूल्स हैं, बट हाँ अगर केंद्र कोई कानून बनाएगा उस पर तो वो उनको मान्य होगा, वो उसके लिए बाध्यकारी हैं, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची में स्टार्टिंग में 47 सब्जेक्ट थे और आज की डेट में बात करें तो 52 सब्जेक्ट हैं। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये होगी सातवीं अनुसूची। अब बात करते हैं आठवीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची की भाषा से संबंधित है। जब संविधान बना था तो उस समय थी 14 लैंग्वेज थी। बात करें आज तो इसमें 22 भाषाएं रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारे मूल संविधान की बात। अब क्योंकि जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी और आज की डेट में 12 हैं, यानी कि 4 इसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई, ठीक है ना। तो बात करते हैं कौन सी अनुसूची कब ऐड की गई थी। 8 तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं 9th की। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये कब हुआ था तो 1951, ठीक है ना। और किससे संबंधित है तो भूमि सुधार या भूमि विकास से, दोनों ऑप्शन दे सकता है, ठीक है ना। भूमि सुधार या भूमि विकास से। बात करते हैं 10वीं, दल बदल, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है ना। बात करते हैं 11वां की। सो 11वां बेसिकली है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से। 12वां भी ये नगर प्रशासन की बात करता है। और अगर इनसे ईयर की बात करें तो 1992-93। सो ये क्वेश्चन है जो कि सूचियों से संबंधित पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ सो दैट कि आप उन्हें नोट्स बना सकें, ठीक है। पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची हमारी केंद्र नहीं, पहली अनुसूची हमारी भारत तथा उसके राज्यों की इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरी अनुसूची जो भारत के मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते की। तीसरी अनुसूची पदाधिकारियों की शपथ की व्याख्या करती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा। 5वीं और 6वीं की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची
भारत में जनजाति या अनुसूचित जातियों के प्रशासन की बात करती है। छठवीं अनुसूची बेसिकली जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, सो उनसे उनमें जनजाति प्रशासन की बात करती है। ठीक है, सातवीं अनुसूची की बात हमने की तो उसमें वही समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची की बात आती है। ठीक है, और आठवीं अनुसूची भाषा। ठीक है, नवीं अनुसूची हमने पहला संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची दल बदल, और 11वीं अनुसूची आपकी स्थानीय सुशासन या फिर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची जो कि नगरीय प्रशासन से संबंधित है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइंस का क्वेश्चन है, ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है? ऑप्शन है पानी, इस्पात, हवा और निर्वात। सो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो निर्वात। ठीक है ना, इसके पीछे रीज़न क्या है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, सो अगर बात करें तो ध्वनि एक प्रकार से यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि निर्वात में कोई माध्यम होता नहीं है, इसलिए ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है ना, कई बार पूछता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो इसमें एक तो मैंने आपको बताया यांत्रिक, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। ठीक है ना, जिसमें इसको अगर गमन करना है, अगर इसको आगे बढ़ना है तो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। साथ साथ बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग होती है, यानी कि जिसमें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए प्रकाश की जो सबसे ज़्यादा चाल होती है वो निर्वात में होती है। ठीक है ना, अयांत्रिक और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है ना, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन है। सिलिकॉन का यहाँ पे एक चित्र भी बना है, आप देख सकते हैं कैसा दिखने में लगता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि मैं जब आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो कई बार मैंने कुछ इमेजेस में लगा रखी होती हैं। सो बेसिकली मेरा मोटो यही होता है कि अगर आप इमेज के थ्रू पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को आप लंबे समय तक अपने मेमोरी में स्टोर कर पाओगे। ठीक है ना, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिलिकॉन है उपधातु, धातु, अधातु या फिर नोबल गैस? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो सकता था अगर यहाँ पर दे देता अर्धचालक। ठीक है, हम सभी को मालूम है सिलिकॉन जो अर्धचालक है। अब अर्धचालक क्या होता है, ये मेन चीज़ समझने वाली। ठीक है, अर्धचालक से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि और नॉर्मली जब भी क्वेश्चन पूछता है तो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के बारे में पूछता है। ठीक है, तो अर्धचालक का एक विशेष गुण होता है कि ये सामान्य ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर सामान्य ताप है तो उस पर विद्युत के कुचालक होंगे, और अगर ताप बढ़ेगा इनका, ताप बढ़ने पर ये सुचालक हो जाते हैं। ये अर्धचालकों की एक विशेषता होती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर हम एक समान चालक की बात करें तो समान चालक में सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है। ठीक है ना, और इनकी विशेषता होती है कि सामान्य ताप पर तो विद्युत के चालक होते हैं और ताप बढ़ने पर इनकी चालकता कम हो जाती है। गर्म तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती है। ठीक है ना, ताप बढ़ने पर चालकता इनकी कम होती है। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन हो गया इनसे रिगार्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, बरेली में। सो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा, और इसका करेक्ट आंसर आगरा में। ठीक है, सो आगरा देखा जाए तो बेसिकली मिट्टी के खिलौनों के लिए और लेदर के लिए फेमस है। ठीक है ना, और अगर बात करें मेरठ की, सो मेरठ खिलौनों के सामान के लिए। कानपुर की बात करते हैं, कानपुर अगेन लेदर या चमड़े के लिए। बात करते हैं बरेली,
बांस से बनी वस्तुओं के लिए, बांस से बनी वस्तुओं के लिए, ठीक है। अगर आपसे आप दें कि चीनी मिट्टी से बनी वस्तुओं के लिए तो खुर्जा, ठीक है ना। सी हो गया इसके एक्स्ट्रा फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है NH2, NH7, NH11 और NH3। तो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, NH3। बात करते हैं NH3 बेसिकली आगरा से स्टार्ट होता है, आगरा से स्टार्ट होकर मुंबई तक जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें टोटल डिस्टेंस की, सो इसकी डिस्टेंस आई थिंक 1161 के, हाँ, NH3 1161 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन में है NH2, NH7 और NH11। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनके बारे में। बात करते हैं NH2। सो NH2 आसाम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम तक जाता है। NH2 आसाम से लेकर के डिब्रूगढ़, ठीक है ना, और इसकी डिस्टेंस अराउंड 1300 समथिंग है, ठीक है ना। आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें NH7। NH7 बेसिकली पंजाब से उत्तराखंड, पंजाब से उत्तराखंड, ठीक है, और ये उत्तराखंड के माना दर्रे तक आता है, ठीक है ना। माना दर्रा उत्तराखंड में, तो उस दर्रे तक आता है, पंजाब से स्टार्ट होकर उत्तराखंड तक है, ठीक है ना। बात करते हैं NH11 की। NH11 सो बेसिकली NH11 बात करें तो ये राजस्थान से रेवाड़ी तक आता है, राजस्थान से रेवाड़ी हरियाणा, ठीक है ना। ये तो हो गए इन सारे ऑप्शन की। और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो उसके लिए हो जाएगा NH44। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने आपको आंसर बता दिया है, और ये बड़े इजीली आपको मिल भी जाएगा कि NH44 कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। आपको जस्ट एक हिंट देता हूँ, अगर आप भारत का मैप ऐसे बनाएंगे तो टॉप से लेकर बॉटम तक आता है, ठीक है ना। तो आप एक बार गूगल सर्च कीजिएगा, अगर आपको आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है आप बताइए, हम डेफिनेटली आपका सजेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। साथ साथ दोस्तों, आपके जो भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा, और आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन लिंक के थ्रू आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।